तो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज माय पर्सनालिटी। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, समझने की कोशिश कीजिएगा, रिलेट करिएगा अपने आप से रिलेट करते हुए चलिएगा। सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे, सबके अपने अपने फ्रेंड्स हैं, यस और नो? कभी कभी झगड़ा भी होता है फ्रेंड्स के साथ। अब क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड का किसी से झगड़ा हो गया है। नाउ आई एम थिंकिंग कि ये मेरा फ्रेंड है, इसका झगड़ा हो गया है, भले ये सही हो और भले ये गलत हो, आई एम विद द फ्रेंड। यस और नो? जितने लोग ये यस बोल रहे हैं ये सब दोस्ती करने लायक लोग हैं। ठीक। दूसरी बात, ऐसा भी तो होता होगा, कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है आउट ऑफ दिस, एक दो लोग जो ये कहेंगे कि दोस्त है मेरा, इसका झगड़ा हुआ है, लेकिन लेट मी चेक गलत कौन है सही कौन है, जो सही होगा मैं उसके साथ हूं। ऐसा कोई एक आध लोग होंगे यहां पे। ज्यादा लोग वो होंगे जो कहेंगे कि मैं अपने दोस्त के साथ हूं। सिचुएशन चेंज। एक इंटरव्यू चल रहा है, एक एग्जाम होता है HJS, नाम सुना है कभी? देखो दादी से कम नहीं है आप लोग भी, बहुत सारी चीजें पता नहीं है आपको। तो HJS कहते हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज। वो लोग एग्जाम पास करने के तुरंत बाद ADJ बन जाते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। 5 साल के प्रमोशन के बाद दे बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज में इतनी पावर होती है कि वो DM को सम्मन करके बुला ले, वो CM को सम्मन करके बुला ले, वो किसी को भी बुला सकता है कोर्ट के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ अ जज। खैर, तो एग्जाम कौन सा बताया मैंने? HJS। ये सब कुछ रिसर्च करनी है आपको, सब पता होना चाहिए आपको, और आपके पास मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पूछते क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, सर पढ़ाई कर रहे थे, आपके पेरेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग टीचर से एक सवाल पूछते थे, भाई एक बात बताओ, ये जो टॉपिक आप बता रहे हो ये कौन सी बुक में मिलेगा? तो टीचर बोलता था ये SK मिश्रा की बुक में मिलेगा। तो हम सवाल पूछते थे ये किताब कहां मिलेगी? पहले 2 ऑप्शन है, अमीनाबाद, लखनऊ में अमीनाबाद एक जगह है, अमीनाबाद जाके 350 रुपए की बुक खरीद लो, या नरेंद्र लाइब्रेरी चले जाओ, वहां बुक मिल जाएगी, वहां से ले आओ। अब लाइब्रेरी में जाओ, वहां से बुक निकालो, उसको कॉपी करो, उसके बाद या फिर लाइब्रेरियन के हाथ पैर जोड़ के बुक बाहर लेके आओ, फोटोकॉपी कराओ, उसके बाद बुक जाके वापस करो। दिस वाज द प्रोसेस। आपके लिए सारा प्रोसेस 1 मिनट का है। गूगल आपकी जेब में, आपने निकाला, टॉपिक आपके सामने। यस और नो? दिस इज द डिफरेंस। इसलिए आपके पास मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, जब मैंने पहली बार लाइफ में नेट यूज किया, लखनऊ में एक साइबर कैफे था लालबाग में, तो द रेट वॉज 180 रुपीज पर आवर, 180 रुपए घंटा रेट था। लखनऊ में सब 4, 5, 6 साइबर कैफेज हुआ करते थे बस। आज 180 रुपए में पूरा महीना आप नेट चला सकते हैं, जिसका आप लोग मिस यूज करते रहते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू आवर जनरेशन। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, एक इंटरव्यू चल रहा है किसका? HJS का। सामने एक आदमी बैठे, सामने एक पैनल बैठा हुआ है एक्सपर्ट्स का, जो इंटरव्यू ले रहा है, और 2 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। एक वो फर्स्ट वाला जो कहता है कि मैं दोस्त के साथ हूं, भले ही वो गलत है भले ही सही हो, और एक वो वाला जो कहता है कि लेट मी फाइंड आउट हु इज राइट हु इज रॉन्ग, आई एम विद द राइट। सिलेक्शन किसका होना चाहिए? सेकंड वाले का। और ये बात उनके एक्सपर्ट्स को समझ में आ जाती है जो वहां बैठे होते हैं कि ये इंसान फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? पर्सनालिटी ट्रेट समझ में आना शुरू हुए कि व्हाई पीपल आर सेइंग कि यार हम 4-4 बार इंटरव्यू देके आ रहे हैं, एक बार भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तीसरा एग्जांपल देता हूं पर्सनालिटी ट्रेट्स का। मेरे पापा अब नहीं रहे, 1.5 साल पहले चले गए। तो बहुत मैनेज किस्म के आदमी थे। उनका पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक एक पॉइंट लिखा रहता था कि ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। उसके बाद जैसे मान लो उनको लखनऊ से दिल्ली तक भी जाना है, तो वो क्या करते थे कि यहां से दिल्ली तक का टिकट बुक कर लिया, यहीं से बैठे बैठे होटल भी बुक कर लिया। अगर उनका बस चले तो वो ओला भी बुक कर ले पहले से ही, कि स्टेशन से बाहर निकलते ओला सामने खड़ी। मेरे जैसा इंसान क्या करता है कि आना है मऊ, गाड़ी उठाई चल दिया, कुछ सोचना नहीं कहां रुकना कैसे करना वहीं देखेंगे। नाउ लुक एट द सिचुएशन। अगर मुझे कंपनी का मैनेजर अपॉइंट करना है तो किसको अपॉइंट करना चाहिए? पापा को। ओके, हर काम मैनेज करके करेंगे। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनाना है तो किसको बनाना चाहिए? मुझे। ओके, शेर जो है वो अपॉइंटमेंट देके तो नहीं आएगा ना कि रात को 2:32 पे आएंगे मेरा फोटो खींच लेना। तो एवरी पर्सनालिटी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ करियर। आपको अपनी अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा, झांक झांक के देखना पड़ेगा। तो अपने आप के अंदर झांक के देखिए, अपने आप से डिस्कशन करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करिए, और मार्क माय वर्ड, डिस्कशन करिए,
डिबेट मत करिए, आर्ग्यूमेंट मत करिए, झगड़ा मत करिए, डिस्कस करिए पापा के साथ, पापा ये है, पहले रिसर्च करके लेके जाइए कि मैंने इस करियर पे यहां पे रिसर्च करी है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। टीचर से डिस्कस करिए, पेरेंट्स से डिस्कस करिए, प्रिंसिपल सर से डिस्कस करिए, मेरे जैसे किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करिए, एंड देन प्रोसीड फॉर सम करियर। तो पहली बात क्या बता दी? एप्टीट्यूड। दूसरी क्या बताई? पर्सनालिटी ट्रेट्स फाइंड आउट करिए। तीसरी बात आती है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट? एक मैं बार बार दो नाम ले रहा था अभी, सचिन तेंदुलकर का और महेंद्र सिंह धोनी का। एक नाम और लेता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम। एक नाम और ले लेता हूं, अमिताभ बच्चन। ऑल ऑफ यू नो दीज पीपल। इन सब में एक बात कॉमन है, इन सब ने एक काम को बहुत लंबे समय तक किया है। सचिन हैज प्लेड क्रिकेट फॉर 23 years. Amitabh Bachchan is doing acting for last 60 years. Kalam Saab has given his entire life to physics. Dhoni has played cricket for at least 20 years, 25 years. इतनी बात समझ में आ रही? अगर ये सारे लोग आज काम स्टार्ट करते और कल छोड़ देते, कहते साहब आज काम स्टार्ट किया, कल बंद किए दे रहे, हम नहीं करेंगे। सचिन एक साल क्रिकेट खेलने के बाद क्रिकेट छोड़ देता, तो वो लीजेंड नहीं। इसीलिए डॉक्टर फ्रेमन लिखते हैं अपनी बुक में कि इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में आप, मेक योर इंटरेस्ट एज योर करियर। इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, कुछ बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, मेक योर हॉबी एज योर करियर। And if you want to become a legend, if you want to become somebody like Mohammad Rafi, if you want to become somebody like Lata Mangeshkar, if you want to become somebody like Michael Schumacher, if you want to become somebody like Robert Freeman, ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप, मेक योर पैशन एज योर करियर। अपने अपने पैशन को फाइंड आउट करिए और स्टार्ट मेकिंग इट योर करियर। कई बार क्या होता है कि इन पैशन को फाइंड आउट करने में, रियलाइज करने में बहुत समय लग जाता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एक दिन दो दिन नहीं लगता, रियलाइज करने में टाइम लगता है। एक एग्जांपल आपको देता हूं। डू यू नो देयर इज एन एक्टर कॉल्ड बोमन ईरानी? 3 Idiots मूवी देखी है? उसमें वो वायरस था। आई एम टॉकिंग अबाउट द वायरस। ही वॉज वर्किंग इन ताज होटल मुंबई। इंडिया के सबसे बड़े होटल्स में से एक है, टाटा ग्रुप का होटल है ताज होटल। ही वॉज वर्किंग विद ताज होटल मुंबई, और एज अ पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम वर्क, ही यूज्ड टू डू सम एक्टिंग, थिएटर एंड ऑल करता रहता था। मेनली ही वॉज फोकस्ड इन ताज होटल। एट द एज ऑफ 45 ही रियलाइज्ड कि ये जो मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, आई एम मेड फॉर एक्टिंग। तो ही स्टार्टेड एक्टिंग सीरियसली एट द एज ऑफ 45। नाउ ही इज सच अ बिग एक्टर, working movies with Amitabh Bachchan, doing movie with Amir Khan and so on, and lots of movies, good movies. सोचो अगर यही काम उसने 21 इयर्स की एज में शुरू किया होता तो कहां होता आज? मैंने अपनी बात, मेरी बात सर कर रहे थे कि आई स्टार्टेड माय करियर एज अ मैथमेटिक्स टीचर। मेरे पर भी ये प्रेशर था कि अच्छे बच्चे सब मैथ्स लेते हैं, तुम भी मैथ्स ले लो। आई हैव टेकन मैथ्स एंड आई लव्ड मैथ्स। खूब एंजॉय किया मैंने मैथ्स को, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। कैलकुलस, आई लव कैलकुलस। Later on, I realized कि अगर I am standing on 100 on mathematics, तो मैं साइकोलॉजी में 120 में हूं, तो मुझे इससे बेहतर ये करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था, ना कोई रास्ता था, ना कोई बताने वाला था, so I went into mathematics. तो सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए कि what you are made for, क्या आपको करना है और आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। आखिरी बात आती है, इसको बोलते हैं वैल्यू सिस्टम। एवरीबडी सिटिंग हियर हैज अ काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम। क्या होता है वैल्यू सिस्टम? एक एग्जांपल देता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक दो फ्रेंड ऐसे होंगे जिनको जरा सा कुछ बोल दो मुंह बन जाएगा, फूफा जी बन जाएंगे, राइट? एक दो फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको कुछ भी कह दो, उनका टिफिन खा जाओ, उनसे झगड़ा कर लो, उनसे कुछ भी कर लो, एंड एवरीथिंग इज ओके। यस और नो? यही है वैल्यू सिस्टम। यही है वैल्यू सिस्टम। क्या है वैल्यू सिस्टम, इसको समझते हैं। अभी क्या हुआ, 4-5 साल पहले मेरे पास एक पर्सन आए अपने बेटे को लेके। हिज सन वाज गोइंग टू राइट एसएसबी। एसएसबी समझते हैं? आपने कोई भी एग्जाम पास किया है डिफेंस का, एनडीए क्लियर किया है, सीडीएस क्लियर किया है, या कोई भी एग्जाम पास किया है डिफेंस का, आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कहीं जाना चाहते हैं, आपको एसएसबी देना पड़ेगा। एसएसबी में आपको 5 दिन के लिए आर्मी के कैंप में जाकर रहना पड़ेगा। देयर आर एन नंबर ऑफ टास्क, वो अलग अलग टास्क आपको देंगे, अलग अलग टेस्ट आपको देंगे। उन सब की बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू आर इन और यू आर आउट। तो मैंने उस बच्ची का एनालिसिस किया, समझा पूरी इस पर्सनालिटी को, और फिर मैंने उसके फादर से कहा
कि सर इसका नहीं होगा। हिज फादर गॉट फ्यूरियस। खुद आर्मी के मेजर थे वो, तब तक मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है सर, फॉर लास्ट 4 जनरेशन एवरी मैन इन माई फैमिली इज एन आर्मी पर्सन। अच्छा, मैं भी थोड़ा मुंहफट आदमी हूं, तो मैंने कहा सर देखो ऐसा है, 4 जनरेशन हो या 5, ये नहीं जाएगा। वो नाराज होकर चले गए। जाओ, बात खत्म। मेरा जो काम था सच बोलना, मैंने बोल दिया। बुरा लगे तो ठीक, भला लगे तो और ठीक। वो चले गए। 4 साल के बाद ये किस्सा मुझे भी क्यों याद आया, जस्ट 3-4 हफ्ते पहले ही केम बैक टू मी। फिर मुझसे बात स्टार्ट हुई। अच्छा, तब तक मैं पहचान नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद बातचीत जब स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि मैं इस आदमी को जानता हूं। मैंने पूछा सर मेरी कभी पहले मुलाकात है क्या आपसे? तो बहुत सकुचाते हुए उन्होंने बताया कि 4 साल पहले मैं आया था और आपने ऐसा ऐसा बता दिया था। तो फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, सर ये बताओ कि आपको कैसे पता चला कि इस बच्चे का नहीं होगा? मैंने कहा हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मैंने कहा अगर यही सवाल आपने 4 साल पहले मुझसे पूछ लिया होता तो जो 1-2 साल आपने वेस्ट किए इस बच्चे के एसएसबी दिलाने में, बार बार 3-4 बार एसएसबी दिलाने में, वो वेस्ट नहीं होते। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि गलत जगह पे जाकर के टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी क्रूशियस। तो मैंने उससे कहा कि सर देखो ऐसा है कि हर इंसान का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, और इसका वैल्यू सिस्टम ये है, व्हेन आई वाज डूइंग हिज पर्सनालिटी मैपिंग, मुझे ये मालूम चला कि इसका वैल्यू सिस्टम ये है कि व्हेनेवर ही इज गिवन सम ऑर्डर, आप में से कुछ भी ऐसे ही होंगे, रिलेट करिएगा, कि जब भी इसको कोई ऑर्डर दिया जाता है, यू हैव टू डू इट, इसको बुरा लगने लगता है। हमको कैसे ऑर्डर दे रहे हैं, हमसे कैसे कह दिया, राइट? दिस स्टार्टेड हिज फीलिंग। और एनीबडी हु हैज प्रॉब्लम इन टेकिंग ऑर्डर्स कैन नॉट गो इन। और अगर ये बात मुझको 20 मिनट में समझ में आ गई है तो उनके एक्सपर्ट्स को 5 दिन में नहीं समझ में आएगी, 100% समझ में आ जाएगी। और बार बार जो मैंने भी आपको एक फ्रेम वाला एग्जांपल दिया था, इट केम फ्रॉम आर्मी, सबसे पहले वहीं से आया है कि उन्होंने एक 16 क्वालिटीज की लिस्ट बना रखी है। इस क्वालिटी में आप फिट बैठते हैं तो आप इन, और नहीं फिट बैठते हैं तो आउट। और उस क्वालिटी में अगर आप 0.01% भी फिट नहीं होते हैं तो यू आर आउट, क्योंकि वो 0.01% भी समझौता नहीं करते। फिर मुझसे पूछा कि इसको करना क्या चाहिए। मैंने कहा इसको करना यह चाहिए कि मुझे इसके अंदर एक रिबल नजर आता है, मुझको इसके अंदर एक एंकर नजर आता है, मुझे इसके अंदर somebody लाइक रवीश कुमार नजर आता है, मुझको इसके अंदर कोई अंजना ओम कश्यप जैसी इंसान नजर आती है, इसको ही करना चाहिए। तो अब एक बार डिसाइड हो गई कि दिस मैन इज नॉट गोइंग इन आर्मी। दूसरी बात ये डिसाइड हो गई कि दिस मैन इज फिट फॉर मीडिया इंडस्ट्री। अब इसके आगे क्या डिसाइड होना बाकी है कि मीडिया में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, मीडिया में जाने के लिए कौन कौन से इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं, मीडिया में जाने के लिए कौन कौन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो सारी प्लानिंग के बाद बनेगा कि आज से 10 साल के बाद आई एम लुकिंग हिम कि भाई किसी बड़े चैनल में बैठ करके ही इज डूइंग समथिंग। अब रास्ता समझ में आया आपको? पहले ये डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, फिर क्यों करना है और कैसे करना है। दिस इज आवर करियर मैपिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये तो हो गई पहली रिसर्च जो आपको अपने अंदर झांक के करनी है, और ये 1-2 दिन का काम नहीं है। डेली 15-20 मिनट अपने साथ बैठिए, अपनी बातों का एनालिसिस करिए, अपनी बातों को चेक करिए और उसको डिस्कस करिए, और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। आने वाले पीरियड में विल डिसाइड कि क्या करना है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि बाहर की रिसर्च कैसे होने वाली है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जहां पे आप अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आने वाले टाइम में स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करेंगे आप। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यही डिसीजन आपको लेना है। तो जब हम कहीं पे कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, व्हेनेवर वी स्टार्ट अ जर्नी, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? डेस्टिनेशन। एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? जाना कहां है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या डिसाइड करते हैं? कैसे जाएंगे। वेदर वी आर गोइंग बाय रोड और वी आर गोइंग बाय ट्रेन और वी आर गोइंग बाय द फ्लाइट, ये हमको उसके बाद डिसाइड करना होता है। यस और नो? तीसरी बात हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट होगी। वो मऊ के रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी कि बनारस के रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी, कि हम यहीं से ट्रेन पकड़ेंगे या हम बस से चलेंगे या हम कार से चलेंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी डिसाइडेड। और इफ यू आर स्टार्टिंग द जर्नी फ्रॉम द रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट, you are not reaching the right place. If you are sitting in the wrong train, you are not reaching the right place. Yes or no? Yes, sir.
तो ये जो पहला सिलेक्शन है, स्ट्रीम सिलेक्शन, जहां पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी इसके तुरंत बाद। लेकिन वो डिसाइड करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा लास्ट स्टॉपेज क्या, कहां हमको पहुंचना है, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें पहुंचना कहां है। और हम कैसे करते हैं पता है? यहां पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक आर्मी ऑफिसर था, कर्नल रैंक का, 20 साल बाद अपने गांव पहुंचा और ऐसे गांव में घूम रहा था इधर उधर। अचानक उसने देखा कि सामने वाली दीवार पे छोटे छोटे सर्किल्स बने हुए हैं, 1-1 इंच डायमीटर के छोटे छोटे सर्किल्स। फिर उसके पास गया तो देखा उन सर्किल्स में बुलेट लगी हुई है। इसका मतलब देयर इज सम शार्प शूटर लिविंग इन द विलेज जो 1 इंच डायमीटर के सर्किल में गोली मार सकता है। फिर उसने इस बुलेट को निकाला, चेक किया, तो उसको रियलाइज हुआ कि यह गोली कम से कम 800 मीटर से चलाई गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया शूटर है ये तो। और फिर उसने उसकी क्वालिटी को चेक किया तो ही रियलाइज कि ये जो राइफल है ये भी नई नहीं है, कोई बहुत पुरानी राइफल है। इसका मतलब इतना काबिल शूटर है कि एक बहुत पुरानी राइफल से 800 मीटर की डिस्टेंस से 1 इंच डायमीटर के सर्किल में गोली मार सकता है। और अगल बगल कोई गोली नहीं लगी दीवार पे इधर, इसका मतलब परफेक्ट शॉट है। ये आदमी गांव में क्या कर रहा है? इसको तो आर्मी में होना चाहिए, या तो ओलंपिक में होना चाहिए, या तो माइट बी पॉसिबल सम टेररिस्ट और सम क्रिमिनल हाइडिंग इन द विलेज। ढूंढते हैं। तो ये साहब, कर्नल साहब, उसको ढूंढते 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 लोगों से पूछते हुए एक खेत में पहुंचे और ये आदमी फावड़ा लेके काम कर रहा था। तो उसके पास पहुंचे, बोले ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई राइफल है? बोले हाँ, वो मेरे जो बाबा थे वो ब्रिटिशर्स की फौज में थे, उन्हीं की राइफल घर में पड़ी हुई है। बोले अच्छा ठीक, राइफल तो घर में पड़ी हुई है, इतना शार्प शूटिंग, इतना बढ़िया निशाना लगाना तुमने सीखा कहां से, किसने सिखाया तुमको? तो उस किसान ने जवाब दिया, इसमें सीखने वाला क्या है, बंदूक उठाओ, दीवार पे गोली मारो, जहां गोली लगे वहां सर्किल बना दो। गाइस, बस बस तो हम भी वैसे ही कुछ करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने सीनियर्स में, चाचा जी के बेटे, फूफा जी के बेटे, बड़े भाई बहनों में, जो भी एग्जाम आ जाए वो सारे एग्जाम दे आते हैं। कौन सा एग्जाम दे रहे हो? अभी बीएड वाला दिया था, उसमें हुआ नहीं तो वो बैंक क्लर्क वाला आया है, वो भी दिए दे रहे हैं। वो निकल गया है, वो भी हो नहीं रहा है, तो ऐसा कर रहा है, एसएससी का आया वो भी भर दे रहे हैं। अच्छा वो नहीं होगा तो लॉ तो कर ही लेंगे, राइट? वो अपना 10-12 जगह गोली चलाते रहते हैं और जहां गोली लग गई वहीं सर्किल बना देंगे। हमको यही करना था। ये नहीं करना है, दिस इज अ रॉन्ग वे। करना क्या है? पहले सर्किल बनाना है, फिर शूट करना है। शूट करने के बाद गोली को सर्किल नहीं बनाना है। तो बेसिक मुद्दा क्या है कि यू हैव टू डू दिस। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अपने अपने टेम्परामेंट को समझना पड़ेगा। वेदर यू हैव अ साइंटिफिक टेम्पर और यू हैव अ कॉमर्शियल टेम्पर और वेयर यू आर अ ह्यूमैनिटीज का टेम्पर, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है साइंटिफिक टेम्पर के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बेसिक अंतर क्या है ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में और साइंस में। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, 10-15 मिनट और बात करूंगा, फिर मैं आपके सवाल लूंगा, ठीक है ना? और अपने अपने सवाल रेडी कर लीजिएगा मन में, क्योंकि टाइम बीत रहा है, इसके बाद एक और सेशन और भी लेना है, राइट? क्योंकि मैं तो बोलता ही रहूंगा शाम तक, ऐसे ही मेरे को रोका नहीं जाएगा। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया कि ऐसा करो आज शाम को डिनर पे आ जाओ, 8 बजे आ जाना। अगर मैं 8 बजे की जगह 9 बजे पहुंचा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, फिर भी आप मुझे खाना वाना खिला ही दोगे, 9 बजे तक आगे कोई इशू नहीं है। 8 बजे की जगह 9 बजे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मार्केट में गए, मम्मी ने आपसे कहा कि ये लो 100 रुपए और जाके बाजार से कुछ सामान ले आओ। बाजार गए, सामान 100 रुपए की जगह उसका दाम बढ़ के 102, 103 रुपए हो गया है, चलेगा। 100 की जगह 140 हो जाएगा तो नहीं चलेगा। डिफरेंस समझ में आ गया? अच्छा, हम एक मिसाइल डिजाइन कर रहे थे। हम चाहते थे कि वो मिसाइल यहां से उड़े
और बीजिंग पे गिर जाए, ठीक, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गई, बीजिंग की जगह जाकर के चाइनीज ओशन में गिर गई, इंसान चाइनीज सी में गिर गई, चलेगा? नहीं चलेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस। ह्यूमैनिटीज में 8 बजे का 9 बजे चल जाएगा, कॉमर्स में 100 रुपए का सामान 103 तक तो चल जाएगा, लेकिन 120 पे नहीं चलेगा। साइंस में 0.1% का भी डिफरेंस नहीं चलेगा, क्योंकि 0.1% के डिफरेंस होते ही जो मिसाइल बीजिंग पे गिरनी थी वो चाइना सी पे गिर जाएगी। सबसे पहला काम, इस तरीके से परफेक्शन से काम अगर करना चाहते हैं हर एक चीज में, तो गो फॉर साइंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7, पक्का? 3.14, which is almost equal to 22/7. Good. That's not exactly equal to 22/7, approximately equal to. अभी आप लोग 10th में हैं तो 3.14 से काम चला रहे हैं। जब आप 12th में आएंगे और फिजिक्स या मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो आप ले लेंगे 3.1416, आप 4 प्लेस तक चले जाएंगे। जब आप एमएससी फिजिक्स कर रहे होंगे तो आप कहेंगे 3.1416398527। जब आप कहीं इसरो में बैठ करके या नासा में बैठ करके मिसाइल डिजाइन कर रहे होंगे तो डेसिमल के बाद कम से कम 40 प्लेस तक लेंगे। अब आपको बात समझ में आ रही है कि व्हाई आई एम सेइंग मास्टर ऑफ प्रिसीजन? आपको मास्टर ऑफ प्रिसीजन होना चाहिए और यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि बॉस आई एम ऑलवेज रेडी फॉर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, गो फॉर साइंस। अगर आपको लगता है कि रिदमिक स्टडी कर सकते हैं, डेली 3 से 4 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, मेरे अंदर मैथमेटिक्स वाला एप्टीट्यूड है, मुझको मैथ समझ में आती है, गो फॉर साइंस एंड डोंट गो फॉर साइंस। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, आते हैं बात करते हैं कॉमर्स की। अच्छा, करियर्स की कोई कमी नहीं है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो ये बात कही जाती थी कि जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं वो साइंस ले लेते हैं, जो थोड़ा खराब होते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं, और जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना होता वो। ये एक परफेक्ट झूठ है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। वेदर यू आर गोइंग फॉर साइंस और यू आर गोइंग फॉर कॉमर्स और यू आर गोइंग फॉर ह्यूमैनिटीज, हंड्रेड्स ऑफ करियर्स आर देयर, और इन एवरी करियर गोइंग एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो सारे करियर में आप अचीव कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी इच्छा हो जाने की कोई समस्या नहीं है। आपको पता है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, सर जब पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारे पास 10, 12, 15 ऑप्शंस होते थे, दैट्स इट, बस। आपको पता है कि इस समय कितने वैरायटी ऑफ करियर्स अवेलेबल हैं? ये कोई नंबर रफ? हमारे टाइम पे 15 थे, 20 मान लो बहुत ज्यादा। एनीबडी? 1000 प्लस 1200, 1500। चैम्बर्स डिक्शनरी ऑफ करियर्स कहती है देयर आर 12,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर अवेलेबल। कितने? अगर मैं आपसे कह दूं 50 डिफरेंट करियर्स के नाम बता दो तो आपको नहीं पता होंगे। अब दादी को याद कर लीजिए, राइट? 50 से ज्यादा, 50 भी ज्यादा बता दी मैंने, राइट? सबसे ज्यादा बात यहां पे लोग करते हैं इंजीनियरिंग की। किसी भी पेरेंट से बात करो, इंजीनियरिंग, IIT, राइट? कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर? एनीबडी नो? व्हाट इज सेफ्टी इंजीनियर? व्हाट इज म्यूजिक मशीन लर्निंग डिवाइस इंजीनियर? क्विज खेलने का इरादा नहीं है मेरा, राइट? मैंने सिर्फ ये 3 नाम इसलिए लिए कि लेटेस्ट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर दादी को याद कर लीजिए। एक टर्म है, डू यू नो व्हाट इज एक्चुरियल साइंसेस? मैंने ये नाम क्यों लिया, उसके पीछे कारण बताता हूं। एक जॉब आती है बैंक में, क्लर्क की, 30 पोस्ट आई और 8 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आप, यस और नो? कोई ऐसी जॉब जहां पे जॉब्स ज्यादा हो, लोग कम हो? एक्चुअल साइंसेस में लास्ट ईयर इंडिया में देयर आर 1400 जॉब्स अवेलेबल। कितनी? और जिन लोगों के पास क्वालिफिकेशन थी वो केवल 300 थे। इसका मतलब एनीबडी हु इज अप्लाइंग विल गेट अ जॉब, राइट? उसका तो ऑप्शन रहेगा यहां जॉब करें कि वहां जॉब करें। और आपको पता है कि एक्चुरियल साइंसेस के एक्सपर्ट की जो सैलरी होती है वो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। बैंक क्लर्क वाले की जॉब जो है वो 25, 30, 40 हजार से शुरू होगी, इससे ऊपर नहीं शुरू होगी। स्टिल 5 लाख आदमी इधर भाग रहा है, उधर कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है। हम सब काम में बैठे हुए हैं। आपको पता है IIT की बात सब लोग करते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट IIT, यस और नो?
आईआईटी में एक कोर्स होता है डिजाइनिंग का, उसके लिए कौन सा एग्जाम होता है? अभी लेटेस्ट जब करियर की हमसे लोग बात करते हैं कि आने वाले टाइम का करियर क्या क्या होने वाला है, ये भी हमको सोच के चलना है कि जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिस करियर में हम जा रहे हैं, आज से 10 साल के बाद उसका कोई इंपॉर्टेंस बचेगा कि नहीं बचेगा। आपको पता है कि अभी एक नई ट्रेन लॉन्च हुई, वंदे भारत, राइट? वंदे भारत के अंदर के जो डिब्बे जो डिजाइन किए गए, इट वाज डिजाइन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। अब जितने बच्चे डिजाइनिंग का कोर्स करके निकल के आ रहे हैं, दे आर ऑल गेटिंग वेरी गुड जॉब्स। डिजाइनिंग का मतलब ये फोन का जो मॉडल आ रहा है ये कैसे डिजाइन होगा, ये पंखे में डिजाइनिंग में क्या चेंज हो सकता है, इस कमरे की डिजाइनिंग में क्या चेंज हो सकता है, इस माइक की डिजाइनिंग में क्या चेंज हो सकता है, नई बुलेट बाइक आ रहा है उसकी डिजाइनिंग में क्या चेंज हो सकता है। और ये देख के आईआईटी हैज स्टार्टेड अ कोर्स इन डिजाइनिंग, इट्स कॉल्ड बीटेक इन डिजाइनिंग। उसके लिए एग्जाम होता है यूसीड, यूसीडब्ल्यूडी। वो सारे बच्चे जो आके मुझसे कहते हैं सर मुझको मैथ्स अच्छे से आती है और मेरी स्केचिंग भी बहुत अच्छी है, मेरी आर्ट भी बहुत अच्छी है, व्हाट शुड आई डू? गो फॉर डिजाइनिंग। अगर आज की डेट में भी आपको सिर्फ मैकेनिकल, सिविल जो है सीएस और आईटी पता है, इसका मतलब आप 20 साल पीछे चल रहे हैं। आपको साथ साथ चलना पड़ेगा दुनिया के। और जॉब्स की कोई कमी नहीं, जॉब बहुत है, बहुत जॉब है। जॉब सिर्फ उसके पास नहीं है जिसके पास स्किल नहीं है, और स्किल उसके पास नहीं है जिसके पास एटीट्यूड नहीं है कुछ सीखने का, कुछ काम करने का। इफ यू आर रेडी टू लर्न, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, लर्न एंड यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड करियर, अ गुड जॉब, व्हाट एवर यू वांट। तो मैं ये बता रहा था कि साइंस को तभी चूज करिएगा जब ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हो। कॉमर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए कि योर न्यूमेरिकल एबिलिटी इज गुड और नॉट। बच्चों प्लीज शांत, एकदम शांत। अब एक अलग वर्ड आ गया, मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। बहुत सारे लोग इसको सेम समझते हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। जैसे ही आप 10th पास करके 11th 12th में आएंगे, ये सारी मैथ्स बदल जाएगी, ये नंबर भूल जाएंगे आप। साइन थीटा, कॉस थीटा शुरू हो जाएगा, dy बाई dx शुरू हो जाएगा, जिसको हम कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, वो शुरू हो जाएगी। नंबर्स कम से कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप हायर लेवल पे मैथ्स पढ़ते जाएंगे, नंबर्स गायब होते जाएंगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है आई एम गुड विथ नंबर्स। मुझको परसेंटेज निकालना, मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अच्छे से समझ में आता है, इसको मैं कर पाता हूं, गो फॉर कॉमर्स। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। और इफ कॉमर्स के साथ में अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स को हैंडल कर सकता हूं, यूजिंग द वर्ड, तो गो विथ कॉमर्स विद मैथ्स। बिकॉज कॉमर्स विद मैथ्स में क्या होगा, बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके पास एक्स्ट्रा। मैथ्स हमेशा एक्स्ट्रा रास्ते खोल देती है। और 21 साल मैथ्स पढ़ाने के बाद आई रियलाइज कि संसार का सबसे इजी सब्जेक्ट है। इट डिमांड्स ओनली टाइम। थोड़ा टाइम डिवोट करिए। अगर आप वो 8%, 9% लोगों में नहीं है जिनको मैथ्स नहीं आ सकती, बाकी के 91, 92% लोगों में से हैं, तो आप मैथ्स को सीख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड गो फॉर कॉमर्स विद मैथ्स। इट विल ओपन लॉट्स ऑफ वेज फॉर यू, राइट? आखिरी बात पे आते हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए। इफ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, इफ यू अंडरस्टैंड बेसिक ह्यूमन थिंग्स, गो फॉर ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में लॉट्स ऑफ करियर्स आर देयर। जैसे एक बहुत बड़ा करियर अभी आने वाले टाइम में आने वाला, आ चुका है, आने वाला नहीं है, दैट इज साइकोलॉजी। एक बहुत बड़ा करियर आने वाला है पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप सोचिए कि वो कौन से लोग होते हैं जो इंडिया की तरफ से जाकर के यूएनओ में जो है रिप्रेजेंट करते हैं भारत को। वो कौन से लोग होते हैं जो बाहर जाकर के दूसरी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आईएफएस के अलावा, आईएफएस ऑफिसर्स तो होते ही होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट? वो कितना बड़ा आदमी होगा कि वो जो है, जो जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कहीं और किसी कंट्री में, दैट इज अ विद पर्सन। ये सारे लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से करके आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन सारी चीजों को पढ़ने का शौक है, गो फॉर ह्यूमैनिटीज, कोई समस्या नहीं है। लॉट्स ऑफ करियर्स आर देयर। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज के करियर्स की, तो 2 करियर्स की बात मैं बताता हूं आपको सबसे बड़ी। तो क्या मैं 3-4 करियर्स के बारे में जो लेटेस्ट अभी आए हैं इनके बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि समय कम है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? कोई नहीं? अच्छा, मैं अभी सर जो एक बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आके बहकाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज के लोग आते हैं, जो नई नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, बोलते हैं कि एक बच्चा हमें रिकमेंड कर दो, आपको 50,000 रुपए दें। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, भैया ये पाप हमसे मत करवाओ। जैसे सर अभी कह रहे थे कि गलत बच्चा का एडमिशन ले लिया तो पाप हो जाएगा, ये पाप हमसे मत करवाओ। वो जो रेस्पेक्ट मैं आप लोगों की आंखों में देख रहा हूं वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं चाहता मैं।
तो ऐसे बहुत से लोग बहकाने वाले आते हैं, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, बड़े बड़े आर्ट्स करेंगे यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, इंडिया के जो टॉप 30, 40, 50 इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें हमेशा उनको टारगेट करना है। ठीक, अब उनको टारगेट करने से फायदा क्या है, तीन बातें बताता हूं। सबसे पहला फायदा क्या है, वहां के फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स। अभी मैंने एक नाम लिया था आईआईएम्स, आईआईटीज और एम्स, सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। अगर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो कम्स आईआईटीज, आईआईएम्स, नाम नोट कर लीजिए दिमाग में, गूगल पे सर्च करिएगा, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। एक टर्म आता है एनएलयू, एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, राइट। इसके बाद आती है ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, और एक टर्म और आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये जनरल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके बाद फिर कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए बनाए गए हैं, जहां पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आज मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, अभी फ्यूचर में कभी मिलेंगे जब आप 11th 12th में होंगे तब उनके बारे में बात करेंगे, बिकॉज उसके एग्जाम्स उनके बाद ही शुरू होंगे। तो इन बड़े बड़े कॉलेज में जाने का फायदा क्या है, सबसे पहला वहां के टीचर्स। दो एग्जाम्पल देता हूं आपको, मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने एक टर्म अभी इस्तेमाल किया था एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जो सबसे बढ़िया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो हैदराबाद में है, उसका नाम है नालसार, NALSAR, नालसार हैदराबाद। आपको पता है कि हैदराबाद नालसार में जो पहला लेक्चर होता है, जिसको ओरिएंटेशन लेक्चर कहते हैं, इट इज ऑलवेज स्टार्टेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, आप वहां बैठ के पढ़ रहे हैं और यहां मेरी जगह पे मैं नहीं खड़ा हूं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खड़े, पावर ऑफ द कॉलेज। दूसरी बात, एक नाम मैंने अभी लिया था आईआईएम। आईआईएम की जो ग्रेविटी है, आईआईएम का जो रेपुटेशन है, वो आईआईटी से भी ज्यादा है, इसीलिए बहुत सारे लोग आईआईटी के बाद आईआईएम जाते हैं, राइट। अभी लखनऊ में एक आईएएस थे संजय अग्रवाल, उनके यहां जब मैं जाता था तो नाम के आगे लिखा रहता था आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, मतलब पहले आईआईटी गया, फिर आईआईएम गया, फिर आईएएस बन गया। तो बेसिक चीज कहने का मतलब यह है कि आईआईएम अहमदाबाद में, जो इंडिया का सबसे बड़ा आईआईएम है, एक वीक के लिए, एक दिन के लिए नहीं, एक वीक के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूज्ड टू कम एंड लिविंग इनसाइड द कैंपस एंड यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि आप वहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और यहां मेरी जगह पर somebody एट द स्टेचर ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज स्टैंडिंग एंड टीचिंग, पावर ऑफ द कॉलेज। यहां नहीं मिलेगा और जगह नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों से पढ़ने के लिए ऐसी जगह ही पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, यू हैव नीड टू वर्क हार्ड। दूसरा आता है, एक चीज होती है इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। जब आप बड़े कॉलेज में पहुंचते हैं तो यू बिकम अ ब्रांड। एक इंसान आपके सामने आके खड़ा होता है यहां पे और बोलता है कि सर मैं आईआईटी खड़गपुर का पास आउट हूं, और एक आके बोलता है कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए करके आ रहा हूं। आपके मन में पहली इमेज क्या बनती है, आईआईटी वाला बेटर होगा। इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। मैंने इसका उल्टा भी देखा है कई बार, लेकिन ब्रांडिंग ये होगी कि ये आदमी क्या होगा, बेटर होगा। दूसरी चीज क्या होती, सबसे आखिरी बात, सबसे आखिरी बात है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो है सैलरी पैकेजेस, राइट। आपको पता है कि इंडिया में हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस कहां के जाते हैं, आईएम्स के। लास्ट ईयर जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज था आईएम अहमदाबाद का, वो था 3.7 करोड़ पर ईयर, 3.7 करोड़ पर ईयर, दैट वाज द सैलरी पैकेज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको आज 4 नाम देके जा रहा हूं जो आपको सर्च करने हैं। आईएम्स के बारे में सर्च करना है, एनएलयूज के बारे में सर्च करना है, आपको सर्च करना है कि सिविल सर्विसेज में क्या होता है, आपको सर्च करना है कि आईएसआई कोलकाता क्या है, आईएसआई कोलकाता एक ऐसा कॉलेज है जो पढ़ाएगा भी और स्टाइपेंड भी देगा, पढ़ने के पैसे मिलते हैं, राइट। आपको सर्च करना है आज जाकर के कि आईआईएसटी क्या है, व्हाट इज आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जहां से पास होकर के आप इसरो में एंट्री कर सकते हैं। तो ये सारी रिसर्च आपको स्टार्ट करनी है, स्टार्ट डूइंग दिस रिसर्च आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई एम टेकिंग अ 2 minutes ब्रेक, तब तक अपने अपने सवाल निकाल लीजिए। आई विल आंसर एवरीबॉडीज क्वेश्चन। जी, स्ट्रीम सिलेक्शन हाँ।